वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2020 पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि पहला स्टेट इसमें बताना है आपको क्या सही है क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट है आर्य समाज वाज नॉट कंसर्न अबाउट वुमेन इश्यूज एट ऑल। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य समाज एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वुमेन इश्यूज के लिए काम किया। आर्य समाज बनाया किसने? दयानंद सरस्वती ने बनाया। कब बनाया? 1885 में बनाया। क्या इनका मेन मोटो था? वेदों की तरफ जाओ, जो मूविंग टुवर्ड्स द वेदास। तो इनका एक मेन एम था। छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये वाज सोशल रिफॉर्मर दयानंद सरस्वती। और ये जो डीएवी कॉलेज है, ये डीएवी स्कूल्स देखे होंगे, वो दयानंद सरस्वती ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं जो आर्य समाज में। तो पूछा जाता है कि डीएवी स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला था? इट्स इन लाहौर। इट्स ओपन इन लाहौर द फर्स्ट टाइम। दूसरा बताया स्टेटमेंट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज सेट अप इन 1924। यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ 1924 नहीं, 1927 है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो दिल्ली में बेस्ड थी। हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में था। 1927 में फॉर्म हुई थी और बनाया किसने था? मार्गरेट क्यूजीनी ने बनाया था। मार्गरेट क्यूजीनी ने बनाया था। शी इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडिया, क्योंकि बाहर से आके इंडिया के लिए बहुत काम किया था मार्गरेट क्यूजीनी ने। तो मार्गरेट क्यूजीनी ने बनाया था। तो पहली की दो स्टेटमेंट हो गई गलत। सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज द इशू ऑफ राइट टू वोट फॉर वुमेन। बिल्कुल से, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता है सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट ये सोशल रिफॉर्मर्स ये बात करती हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देता हूँ कि एनी बेसेंट सबसे पहले कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में। फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी है सरोजिनी नायडू 1925 में। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इन ऑन ऑल मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ चार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ तो आपको चार से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप याद कर सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तिलक गणेश उत्सव वर मेनली एम्ड एट ड्राइंग द वुमेन इंटू नेशनल मूवमेंट। बिल्कुल सही है। गणेश उत्सव वगैरह, अगर आप पता है कि ये लोग इसलिए करते थे कि ज्यादा से ज्यादा मास को गैदर कर सकें और नेशनल मूवमेंट में नेशनल कॉन्शियसनेस, जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था ब्रिटिश मूवमेंट, ब्रिटिश के खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ, उसके खिलाफ यूज कर सके। तो पहली दो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ए गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गया। डी ऑप्शन गया। बी गलत हो गया तो सेकंड वाला ऑप्शन गया। तो सी और डी। वैसे मुझे थर्ड स्टेटमेंट भी सही नहीं लगी, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं होता पर, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में यही दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, फतवा ए जहेंदरी ऑफ जियाउद्दीन बरेनी, आपके सिलेबस में दिया हुआ है जियाउद्दीन बरेनी, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वो मुस्लिम किंग को एडवाइस फॉर मुस्लिम किंग को देता है इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट। वो कहता है, जो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देता हूँ उनके बारे में। जियाउद्दीन बरीनी वाज नॉन सेकुलर, वो सेकुलर नहीं था। उसने मुस्लिम रूलर को बोला था कि आप अपने रिलीजन के लिए ही काम करें, तो और किसी के रिलीजन के लिए काम करने के लिए नहीं बोलता था। अगर आपको इतना भी पता है तो आप ये कर सकते हो, टेनेंट्स ऑफ सेक्युलरिज्म वो नहीं मानता, तो आप डी सबसे पहले काटोगे। तो डी काटोगे तो आपका डी ऑप्शन सी और डी वाला गया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। इसका ओरिजिन ऑफ स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। फतवा जंदरी के बारे में लिया है, तो आप ये वाला सी वाला भी काट सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन भी गया। तो आपके पास ए बी और ए। तो ए बी और ए। तो तो उसने क्या लिखा है? उसने सिर्फ मुस्लिम किंग को दिया, एडवाइस टू ऑल किंग नहीं दिया, बिकॉज वो सेकुलर नहीं था तो ऑल किंग को नहीं बोलता। तो आप बी भी हटा सकते हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ए। तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर बजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्ट्रांगली अपोज टू आइडिया ऑफ पंचायती राज। तो जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे वो पंचायती राज के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? वो बोलते हैं कि भाई जितना नीचे डिसेंट्रलाइजेशन सरकार का होगा, उतनी जो अपनी इक्वालिटी टॉप लेवल पे दी है, उतनी ही इनइक्वालिटी नीचे लेवल पे भी आएगी। आपने एक टॉप लेवल पे एक बिल निकाला, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए लोअर लेवल को भी उसको मानना पड़ेगा, पर लेकिन लोअर लेवल पे जितने ही उसके डिवीजन होते रहेंगे, वहां पे इनइक्वालिटी और आती रहेगी। इसलिए वो पंचायती राज के खिलाफ थे। और बी आर अम्बेडकर सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे। ही सपोर्ट द सेंट्रलाइजेशन। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डेमोक्रेटिक शिफ्ट इन द कंटेक्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ये डेमोक्रेटिक शिफ्ट का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? क्राइसिस ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भाई डेमोक्रेटिक शिफ्ट मतलब कि सत्ता पलट जाना, किस वजह, अगर क्राइसिस होगी किसी चीज की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल हो जाएगी वहां पे। लॉस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड लेजिटिमेसी, अगर सरकार बाय द मिलिट्री, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, अपनी लेजिटिमेसी आपकी कम हो गई, तो लोग आपको हटा देंगे। सोशल चेंजेस आ रहे हैं। मीडिया, मीडिया से कोई रिलेटेड नहीं है, वेग का आंसर है, तो आंसर इसका मीडिया ही होगा। ठीक है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन है।
तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्टेट का फंक्शन क्या नहीं है। तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने एक्विजिशन ऑफ दैट विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पोसेशन, जो आपका नहीं है उसे आप कंट्रोल करो, ये नहीं, ये बोला है नहीं बोला। प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, वो लो जो आपने प्रिजर्व किया है। एक्विंटेशन ऑफ व्हाट हैज बीन प्रिजर्व, एम्पायर बिल्डिंग ओनली। ये देखो, सिर्फ जो ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होती हैं जिसमें ओनली लिखा होता है वो ज्यादातर गलत होती है मैक्सिमम केसेस में। ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स को आपको पकड़ना है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता तो। और वैसे भी कौटिल्य ने बोला है कि सिर्फ उसे एम्पायर ही नहीं बिल्ड करना, उसे स्टेट भी बिल्ड करनी है, उसे इकोनॉमिक्स भी बिल्ड करना है, सब कुछ पूरी सोसाइटी को बिल्ड करना है। तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन। ये मेरे को पर्सनली क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। रवि, पहले तो आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर की सब किताबें हैं। उन्होंने गीतांजलि लिखी है, गोरा लिखी है, साधना लिखी है, और घरे पानी घरे घरे बैरा लिखी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घरे बैरा के बारे में। वाई? बिकॉज ये स्वदेशी मूवमेंट के डीप बैक में लिखी हुई थी। ये बताता है कि डीपर मीनिंग ऑफ लाइफ इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे जो चॉस चल रहा था बंगाल में 1905 में, तो उसके ऊपर लिखी गई है। तो आपको ये सबसे पहले बताना है घरे बैरे, होम एंड द वर्ल्ड। घरे और बैरे बाहर के, घरे मतलब घर के, बैरे मतलब बाहर के। इट्स अबाउट स्वदेशी मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। गीतांजलि में उन्होंने बात करी है डिवोशन ऑफ गॉड की। गीतांजलि में उन्होंने डिवोशन ऑफ गॉड की बात करी है। रियलाइजेशन ऑफ लाइफ की बात करी है उन्होंने साधना में। और एनालिसिस ऑफ सोसाइटी सोशल लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया गोरा। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने घरे घरे और बैरा लिखी है, और कॉलोनियल मूवमेंट में जो इंडिया की लाइफ है उसको उसने उन्होंने गोरा में लिखी है। आप दो करेंगे, दो आप याद कर लीजिए, देखो ये रटने वाली चीज है। और दो मुझे मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री में पूछी जा सकती है और इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है भी। लेकिन बुक्स आपको सारी पता होनी चाहिए। गीतांजलि लिखी है उन्होंने, साधना लिखी है, घरे और बैरा लिखी है, और गोरा लिखी है। जिसमें घरे और बैरा इज ऑन स्वदेशी मूवमेंट 1905, एंड व्हाट कॉलोनियल इंडिया इट्स गोरा। देन सेवेंथ क्वेश्चन इज, देखो मैंने जब सॉल्व किया था जो, क्योंकि ये मुझे पता था कि जो मद्रास में थे एम एस राजा थे, एम एस राजा साहब मद्रास के थे। तो मैंने सबसे पहले इसको मैच किया था, भाई ए के साथ फोर किस में आ रहा है, और ए के साथ फोर सिर्फ एक में आ रहा है। आपको जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें पता हो। उसके बाद फिर मैं याद करता था कि अगर ये ऑप्शंस अगर ऐसे होते तो कैसे करता। तो एम एस, मुझे पता था कि हिस्ट्री में मूवमेंट में एम एस राजा साहब जो थे जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था वो हैदराबाद वो मद्रास से थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हैदराबाद से कौन है, बी आर वर्मा है हैदराबाद से। फिर मैसूर से कौन है, मैसूर से है मुरुगेश पिल्लई है, मैसूर से मुरुगेश पिल्लई मैसूर से है। और नागपुर से कौन है, विठोबा राजोजी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप दो दो से तीन आपको पता होने चाहिए। मद्रास एम एस राजा इज वेरी फेमस, ये आपको पता होना चाहिए। हैदराबाद में बी आर वर्मा इतने कोई फेमस नहीं है, मुझे नहीं पता था, होंगे तो। मैसूर में जो सी का है, मैसूर वाला, उसमें मुरुगेश पिल्लई, आई हैव हर्ड हिज नेम। तो आपको दो चीजें, मतलब आप ट्राई करें, अगर चार ऑप्शन आपको दो ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपको चारों के चारों ऑप्शन भी याद हो जाएंगे। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की, किसने किसके बारे में बोला। बाइपोलैरिटी की बात देखो दो लोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो बाइपोलैरिटी को स्टेबल माना है केनेथ वॉल्ट्स ने माना है। तो जहां भी आपको बाइपोलैरिटी की स्टेटमेंट है, बाइपोलैरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप केनेथ वॉल्ट्स का नाम आंख बंद करके लगा दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरी स्टेटमेंट, इंटरेस्ट आर डिफाइंड एज पावर। ये हैंस मॉर्गन की, और ये सब ये रियलिस्ट है। ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे सब रियलिस्ट की स्टेटमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है। फिर आता है स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज देयर रिलेटिव पावर पोजीशन। जहाँ पे आपको हिट बनाने पड़ेंगे रिलेटिव पावर पोजीशन, अगर स्टेट अगर है, ऐसी कोई बहुत सारी डेफिनेशन है। स्टेट मैक्सिमाइज करना चाहती है अपनी रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी और के कंपैरिजन में, इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में, चाइना यूएसए के कंपैरिजन में अपनी रिलेटिव पावर पोजीशन को इंक्रीज करना चाहता है। ये किसने लिखा है, जॉन मैर्शेमर ने। मैर्शेमर साहब का नाम ऑफेंसिव रियलिज्म के साथ आता है। और फिर उसका थ्यूसिडाइड्स, थ्यूसिडाइड्स वाज द, मतलब सबसे पहले वाले जो रिलिस्ट होते हैं ना वो थ्यूसिडाइड्स है। तो थ्यूसिडाइड्स का लिखते हैं, जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और एनी सरकम और सरकमस्क्राइब्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सच्चाई बोल दी उन्होंने कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ पावर सत्ता काम करती है, और ये सब जस्टिस लॉ सोसाइटी कोई नहीं मानती, क्योंकि ये लोग जो है ये इंटरनेशनल सोसाइटी को एनार्कियल सोसाइटी मानते थे जहाँ पे कोई सरकार नहीं है। तो ये आपको याद करना, बाइपोलैरिटी का जहां नाम याद आए आपको केनेथ वॉल्ट्स को याद करना चाहिए।
जहाँ पे इंटरेस्ट आर डिफाइंड एज पावर, जहाँ पे पावर की बात करते हैं वो हेंस मॉर्गेन्त्यू करते हैं। रिलेटिव पावर पोजीशन की बात जॉन मैर्शिमर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक स्टेटमेंट है जो बार बार पूछी जाती है कि एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोस सेकंड बेस्ट स्टेट। देखो, प्लेटो बिल्कुल आइडियोलॉजिकली बात करता था और उसके लिए व्हाट ऑट टू बी, उसके लिए वो हमेशा आइडियल स्टेट की बात करता था कि भाई फिलोसफर किंग जो है वो आइडियल रूलर है, जो एथेंस है मुझे उसका आइडियल स्टेट बनाना है। पर लेकिन एरिस्टोटल क्या था, वो एरिस्टोटल मीन की बात करता था, वो मध्यम मार्ग की बात करता था कि मीन कि इनके बीच का जो क्या होता है जो प्रैक्टिकली बेस्ट हो सकता है। तो एरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट बोली जाती है इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट। तो ये स्टेटमेंट दी थी जीएच सबाइन ने। आपको बस इसे याद करना और दिमाग नहीं लगाना। फिर उसके बाद है दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है कि कौन सी सही है, क्या इन दोनों का रिलेशन सही है या नहीं। ओलिगार्की इज अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय फ्यू, बिल्कुल पता है, मोनार्की एक में होती है, ओलिगार्की एक से ज्यादा में होती है। रॉबर्ट मैकेंजी फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट मिशल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की थी, इनकी किताब का नाम भी था पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तो गलत होता है, वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड स्टेट एज अ नेसेसरी एविल। भाई थॉमस पेन ने स्टेट को नेसेसरी एविल बोला है। और नेसेसरी एविल कौन मानेंगे, लिबरल मानेंगे। लिबरल क्यों मानेंगे, लिबरल लिबरल जो थिंकर्स हैं वो मानेंगे, वो कहते हैं कि भाई देखो स्टेट की ऐसे तो कोई जरूरत है नहीं, मार्केट संभाल लेगा पूरी चीजों को। पर लेकिन लॉ एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपको स्टेट की जरूरत है। तो दिस इज स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिबरल थिंकर्स, ये भी पूछा जा सकता है। हु हैज गिवन ओरिजिनली द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का वी डी सावरकर साहब का नाम आता है जब भी हम हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं। तो अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरिज्म के लिए कौन सी बात सही है। फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अथॉरिटेरिज्म एंड टोटलिटेरिज्म। देखो भाई, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ए बी एंड सी। इन अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल टू द पब्लिक, बिल्कुल सही है भाई। अथॉरिटेरियनिज्म में गवर्नमेंट लोगों को रिस्पॉन्सिबल क्यों होगी, तो ए आपका सही है। और जहां आपका ए सही हुआ, आपके पास एक ही ऑप्शन है, ए बी और सी, आपको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आप, जैसे मैंने सीट अंडरलाइन कर रखा है, टोटलिटेरियनिज्म सीक्स टू कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्म ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, वेयर इज अथॉरिटेरियनिज्म ये सारे नहीं करती, टोटलिटेरियन सब कुछ करती है। टोटलिटेरियन इज द हायर फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, इतना पता होना चाहिए आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्ट ज्वाइंड बाय ईवी रामास्वामी पेरियर। तो ईवी रामास्वामी पेरियर सबसे पहले कांग्रेस में थे। तो एक इंसिडेंट होता है उनके साथ साउथ में एक मंदिर में, जिसके जिसके और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कांग्रेस के मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं, और जो बचा हुआ खाना होता है वो आप नीचे कास्ट के लोगों को दे देते हैं। तो उसमें से ईवी रामास्वामी को भी खाना उसमें से ही खाना पड़ा, तो उनके लिए बहुत उन्हें घृणा हो गई, उन्होंने आईएनसी छोड़ दी और खुद की जस्टिस पार्टी फॉर्म करी बाद में 1925 में। इसका राइट आंसर इंटरनेशनल कांग्रेस है जो 1885 में फॉर्म हुई है। फिर गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह, विच ऑफ देम आर ट्रू। देखो, पैसिव रेसिस्टेंस इज अ वेपन ऑफ वीकर सेक्शन। सत्याग्रह पैसिव रेसिस्टेंस, सत्याग्रह नेवर डिजायर टू टेरराइज द अपोनेंट। पैसिव रेसिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिस वेयर सत्याग्रह इज पॉजिटिव इन मोरालिटी। पैसिव रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह ना, बिल्कुल नहीं। तो पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह में क्या होता है, सत्याग्रह पैसिव रेसिस्टेंस आप किसी को रोकते हो, मतलब आप आपको कोई कमांड करी किसी ने, आप वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसमें आप वायलेंस का भी यूज कर लेते हैं पैसिव रेजिस्टेंस में। पर लेकिन सत्याग्रह में क्या करते हैं आप, सत्याग्रह में आप उसे रोकते भी हैं और पर लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से रोकते हैं। तो एक तरीके से सत्याग्रह मॉरल भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया, क्योंकि वायलेंस यूज नहीं कर रहे, आप मॉरलिटी शो कर रहे हैं। तो इसमें ए और बी सही है, सी गलत है। देखो, अगर आपको नहीं भी पता तो पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह बिल्कुल अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप सी सबसे पहले हटाएंगे। तो अगर आप सी हटाएंगे तो आपका बी ऑप्शन गया और आपका सी ऑप्शन गया, आपको ए और डी में चूज करना है। डी पढ़ता हूँ मैं, पैसिव रेसिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। नो, सत्याग्रह इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। गांधी जी ने ये बोला था कि आप मजबूत हैं अंदर से तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं डरेंगे, तो डी भी गलत हो गया। 16th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मुलेटेड हेंस मॉर्गेंथ्यू सिक्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। बहुत बार पूछा जाता है, एक फेमिनिस्ट है बहुत फेमस,
एना टिकनर, जिन्होंने हैंस मॉर्गेंथ्यू के सिक्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रिज्म को कन्वर्ट किया था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। जैसे रियलिज्म में उन्होंने कहा था कि मॉर्गेंथ्यू कहता है कि पावर ही सब कुछ है, पावर के ना कुछ नहीं है। उसने कहा कि और पावर जो है मस्कुलिन है। तो उसने बोला कि एना टिकनर की पावर इज नॉट मस्कुलिन, विदाउट फीमेल पावर कैन नॉट बी यूज प्रॉपरली। उन्होंने अपने छह दिए हैं। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 6 अगस्त 2019। तो ऐसे ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको डेट पता है तो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई किसने, हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी एज बीइंग स्टेबल, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टेशनरी अनरिस्पॉन्सिवनेस स्टेट बट इन टर्म ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए कि इंडियन पॉलिटी को किसने स्टेबल बोला है रेगुलेटेड मूवमेंट के तौर पे। तो ये बोला गया है, मॉरिस जॉनसन ने बोला गया है। मॉरिस जॉनसन जो ने इंडिया के बारे में बहुत लिखा है, और इनकी एक बहुत फेमस किताब है, इसका नाम है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, जिसको आपको याद रखना है। अब है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसेसोरेट जुडिशियल एक्टिविज्म। आर्टिकल 21 जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 लाइफ लिबर्टी वाला ही है, वो जुडिशियल एक्टिविज्म से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसका मीनिंग जो है, स्कोप है, वो इतना ब्रॉड है कि हर केस में आपको नया नया मीनिंग उसका मिल जाएगा देखने का। भी हैं, लाइफ से रिलेटेड लॉज हैं, जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड लॉ हैं। आर्टिकल 21 इज टू ह्यूज एंड वेग, नॉट वेग सॉरी, टू ह्यूज एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन बाय द कोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ जीए कॉन थॉट ऑन सोशलिज्म। इनमें से जीए कॉन ने सोशलिज्म, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म के बारे में लिखा, उसमें से क्या नहीं सोचते वो। थ्योरी ऑफ मेल डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रीडम अंडर कैपिटलिज्म, जेन्युइन फ्रेटर्निटी प्रोमोगेटेड बाय लिबरल एगलिटेरियन, ये गलत है भाई। एंड डीप इनएगलिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ जॉन रॉल थ्योरी, मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म की बात करते हैं वो, और ये इसकी बात नहीं करते वो, क्योंकि जेन्युइन फर्टिलिटी की बात नहीं करते वो। ये अपने जीए कोहान है जिन्होंने सोशलिज्म के बारे में लिखा हुआ है, तो ही डजंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो जीए कोहान वाज अ क्रिटिक, क्योंकि जीए कोहान जो था वो क्रिटिक था कैपिटलिज्म का, कैपिटलिज्म का क्रिटिक था, और लिबरल कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म का क्रिटिक था। तो यहाँ पे देखो, देखो जिसको पता है कि जीए कोहान कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का क्रिटिक था, तो वो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ेगा, जेन्युइन फ्रेटर्निटी प्रमोटेड बाय लिबरल एगलिटेरियन। तो लिबरल एगलिटेरियन के खिलाफ था वो, बिल्कुल गलत। और ही डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ जेन्युइन फ्रेटर्निटी प्रमोटेड बाय लिबरल एगलिटेरियन। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब भी आप जीए कोहान की बात करेंगे याद आएगा तो वो थ्योरी ऑफ सोशलिज्म याद रखनी है, और ये याद रखना है कि वो लिबरलिज्म और क्या कहते हैं कैपिटलिज्म का दोनों का क्रिटिक था। मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेटेड लेबर इंक्लूड। अब ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मार्क्स के एलियनेटेड लेबर में। एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस, एलियनेशन फ्रॉम स्पीशीज एंड एलियनेशन फ्रॉम नेचर। तो ये जो है, ये सबसे होता है। और क्योंकि जो लेबर है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो लेबर को उसके प्रोडक्ट से जो वो बनाता है वो ही वो कंज्यूम नहीं कर पाता। अगर कोई एक मारुति बेंज में काम करता है, क्या वो मारुति वर्कर वो मारुति बेंज खरीद सकता है? उसमें नहीं खरीद सकता। ऑयल प्रोसेस से भी उसे एलिनेट करते हैं। एलिनेशन फ्रॉम द स्पीशीज, एलिनेशन फ्रॉम द नेचर इज आंसर। स्पीशीज वाला मेरे को सही नहीं लगा, पर ऑफिशियल आंसर की मैं इसको डी आंसर दिया गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, और ये बतानी है आपको सही है गलत है। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ फिलोसफी ऑफ इट्स ओन। हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी फिलोसफी है। जैसे हमारा जो है, हमारी फिलोसफी, चाहे वो गांधीयन फिलोसफी फॉलो करे या फिर वो सोशलिज्म की फिलोसफी फॉलो करे। उसका सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, फॉर द फिलोसफी अंडरलाइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मस्ट लुक बैक इनटू द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय पंडित नेहरू। 1946 में पंडित नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारे इंडियन स्टेट का क्या करेक्टर होगा। वो सेकुलर होगी, उधर माइनॉरिटीज के राइट मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी आपको, ये सब चीजें बताई थी। तो एक तरीके से फिलोसफी बताता है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रही हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फाउंडेशन एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ द रिप्लाई। तो देखो यार, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। गुजरात डॉक्ट्रिन 1997 में आई थी, पंचशील 1954 में आता है, लुकिस 1991 में आती है, इंडो सोवियत ट्रीटी 9। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको पता होना चाहिए पंचशील 1954 में सबसे पहले पंचशील आएगा, बी। तो बी से स्टार्ट वाला एक ही है भाई, अगर आपको पता है तो बी। पंचशील 1954 में होता है। वैसे आपको एक चीज बता दूं, लोगों को पता है इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील हुआ था, नहीं, इंडिया, चाइना और बर्मा, तीन स्टेट के बीच में पंचशील हुआ था। ये आपको अच्छी बुक्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी।
आप याद कर सकते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। गुजराल साहब थे उस टाइम पे जब ये इन्होंने डॉक्ट्राइन बनाई थी, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे, बाद में उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। पंचशील 1954 में हुआ है, लुक ईस्ट पॉलिसी 1999 1991 में आई है। इसने 1857 को फर्स्ट वॉर इवेंट में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वीडी सावरकर साहब ने बोला है इसको, बस देख लीजिए इस चीज को। फिर हेजीमोनी रेफर टू, देखो हेजीमनी शब्द जो है वो ग्रैम्सी ने स्टार्ट किया बोलना इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए। हेजीमनी जो ग्रैम्सी था वो मसोलिनी के टाइम था, मसोलिनी ने उसको इटली में जेल में डाल दिया था, तब वहां पे एक किताब लिखता है प्रिजन नोटबुक। उसमें वो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ये जो राजा लोग हैं और कैपिटलिस्ट लोग हैं क्यों सत्ता में हमेशा रहते हैं, वाई दे आर इन पावर ऑलवेज, बिकॉज दे क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल हेजीमनी। कि भाई जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बोला जाता है कि इंडिया में बोला जाता है कि भाई भगवान की बात तो बिल्कुल सही है, इसके खिलाफ कुछ मत बोलो, भगवान की हेजीमनी बना दी, चाहे वो कोई इंसान गलत ही कर रहा हो उनके नाम पे, तो एक हेजीमनी बन गई है। वैसे ही कैपिटलिस्ट ने हेजीमनी बना दी है कि ये चीज अगर कोई हो रही है तो वो सही है, उसको आप गलत नहीं बोल सकते। तो हेजीमनी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कैपेसिटी ऑफ बुर्जोइस टू डिस्प्लेस द राइवल व्यू एंड बिकेम एन इफेक्ट इन द कमेंट्स ऑफ एज। तो हेजीमनी ये उन्होंने ग्रैम्सी ने दी है, ठीक है। एक तरीके से हेजीमनी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं यूएस की हेजीमनी, क्योंकि वो सुपर पावर है तो हेजीमन है, वो जो कहेगा वो सही है, उसको खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब फॉरेन पॉलिसी है और उसको आपको मैच करना है। शिमला अकॉर्ड, शिमला अकॉर्ड इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था 1972 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब देखो एक्ट ईस्ट वो 1991 में हुई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब नरेंद्र मोदी के टाइम पे 2016 जब से 14-15 में आए तब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉलो की जाती है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में 1987 में राजीव गांधी ने भिजवाई थी। लाहौर डिक्लेरेशन जो है वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 2001 2002 में पाकिस्तान, 2002 में जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। फिर है ऑल एस्पेक्ट ऑफ लक इंक्लूडिंग द नेचुरल एबिलिटी शुड बी इररिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये किससे बात कर रहे हैं, लक की बात कर रहा है, लक एगलिटेरियन की बात कर रहा है, ठीक है। और लक एगलिटेरियन की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस, नोशन ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद अरेंज करना है द फॉलोइंग फ्रीडम ऑफ नोशन इन एन आर्टिकल। क्या क्या चीजें सबसे पहले आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो सबसे पहले असेंबल ऑफ पीस एंड विदाउट आर्म्स आता है। फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन आती है। फिर उसके बाद असेंबली, फिर फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ चल सकते हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन आता है। अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। पहले आपको एसोसिएशंस वगैरह पहले आती हैं, टेरिटरी में आप रह सकते हैं वो बाद में आता है, फिर आप सबसे ज़्यादा प्रोफेशन आपका सबसे लास्ट में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक दो चीज़ें पता होंगी तो आप इसको करेक्टली क्रोनोलॉजिकली लगा सकेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस के बारे में क्या क्या सही है। तो मैं रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, द गवर्नेंस एंड द गवर्नमेंट आर सेम थिंग। क्या ये सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं है भाई, गवर्नमेंट अलग होती है, गवर्नेंस उस काम को चलाने का तरीका, उसको गवर्नेंस बोलते हैं। तो आप सबसे पहले डी को हटा देंगे, जैसे आप डी को हटा देंगे तो ये गया, ए और बी और सी पढ़ना है आपको। इट इज अ मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से ये हो गया बहुत इजी क्वेश्चन, अगर किसी को इनको नॉर्मल लॉजिक लगाता है तो ये क्वेश्चन कर पाएगा। फिर है स्टेटमेंट है दो, और उसके बारे में हमें बताना है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो पहला बोलता है इंडिया हैज डेलिबरेटली बीन क्रिश्चियन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। डेलिबरेटली किया गया है, ये पहली बात है। द वर्ड यूनियन डज इंडिकेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेडरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने डेलिबरेटली हमने यूनियन लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हमने यूनियन इसलिए लिखा है ताकि जो स्टेट है ये हमारा दूसरा कन्फेडरेशन ना हो जाए यूएसए की तरह, यहाँ पे स्टेट को पावर है कि वो अलग हो सके। हमारे को हमारे यहाँ पे हमने इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया ताकि स्टेट को बाहर निकलने की, डिटैच होने की कोई पावर ना हो। तो पहला हो गया सही। द वर्ड यूनियन डज इंडिकेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेडरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट, नहीं हमारे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई फेडरेशन नहीं है, तो ये हो गया गलत। क्योंकि हमारा जो है वो सिचुएशन के हिसाब से हमारी फेडरेशन चेंज हो जाती है, तो क्वासी फेडरल इसीलिए हमको बोला जाता है।
फिर कुछ बुक्स हैं और उनके बारे में, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है भाई, पॉलिटिकल साइंस किसने लिखी है भाई? ये है हेरोल्ड लासवेल की, लर्नर, वैसे बहुत ने लिखी है, इसमें लर्नर और हेरोल्ड लासवेल है। अगर इसको आप ना भी देखना चाहें तो मत देखिए, अगली देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक। ये लिखते हैं F. W. वेलबॉय। वेलबॉय की बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जहां याद है आपको, बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपको हर्बर्ट साइमन को याद करना है, और यही इसका आंसर है। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रिंसिपल, ये रॉबर्ट डाल लिखते हैं। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द थ्री प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट डाल, ये बहुत फेमस बुक है, काफी बार पूछे जाते हैं, आपको तीन बुक्स याद रखनी है। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम, रॉबर्ट डाल। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये हर्बर्ट साइमन। और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्बॉय। देन उसके 32nd क्वेश्चन एरिस्टोटल के बारे में, क्या लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पॉलिस, जो कि मतलब स्टेट, शुड बी लार्ज इनफ टू गारंटी द सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्मॉल इनफ टू इंश्योर अ गुड गवर्नेंस। हाँ ठीक है, द पॉलिस वॉज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनोलॉजिकली। पॉलिस वॉज नेचुरल एंड प्रायर, जो पहले के लोग हैं वो स्टेट को प्रायर मानते हैं नेचर के, चाहे वो प्लेटो हो चाहे एरिस्टोटल, तो ये सही है, एंड नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टियोलॉजिकली। फिर है, पॉलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, बिल्कुल एरिस्टोटल बोलता है कि ह्यूमन का हाईएस्ट एसोसिएशन स्टेट है। पॉलिस इज मैन रेट लार्ज, ये गलत हो गया, ये बात करते हैं प्लेटो कि पॉलिस जो है मैन का रेट लार्ज है, बड़ा। पॉलिस जो है वो मैन का बड़ा स्वरूप है, ये बात करता है प्लेटो, ना कि एरिस्टोटल। तो आप डी हटा सकते हैं। आप डी हटाएंगे, अगर आपको पता होगा तो तीन ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, और बस एक ही ऑप्शन बचेगा जिससे आप कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड अ वे जिससे आप आंसर निकाल सके। इन लास्ट आपको क्या करना है, आपको आंसर ही का क्लियर करना है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, सही करना है, तो आपको ये भी आपको देखना पड़ेगा टैक्टिक्स की, कैसे आंसर निकालना है। अब ये चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बैरी बुजान ने दिया है। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी की बात कहाँ हुई है सबसे पहले? पाल्mer रिपोर्ट 1912 में बात हुई है। फिर उसका सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करता है, कम्युनिटी मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन, तो कार्ल ड्यूशी का नाम आया था, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी रिज्म की बात कौन करता है? रॉबर्ट जार्विस। मैं आपको यही दूंगा, आप इसे 3-4 बार पढ़िए, आप इसे अगर वीडियो में देख रहे होंगे तो आप इसको 2 बार पढ़िए, आपको दिमाग में एक तरीके से हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स, बैरी बुजान। सिक्योरिटी में एक रिपोर्ट का नाम आ गया, पाल्mer रिपोर्ट। कम्युनिटी में कार्ल ड्यूशी, ये इजी है। सिक्योरिटी रिज्म में रॉबर्ट जार्विस। 1992 पाल्mer रिपोर्ट भी है। Next question is question number 34, इन कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये पता होना चाहिए, देखो अब इस क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि ये किताब किसके, जेएस मिल की है, वो अब इसे याद रखना है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जेएस मिल डिड नॉट एलेबोरेट, इसमें जेएस मिल ने किसके बारे में बात नहीं करी है, ये पूछ रहा है ये चीज। ठीक है, तो आइडल गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते थे जेएस मिल, यस। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात नहीं करी इस किताब में उन्होंने, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन? एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन जो है वो इसकी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है, इसकी यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन कमीशन क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजन। यूरोपियन यूनियन हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, तो इसलिए इसकी एक सेपरेट ब्रांच है, इसकी ब्यूरोक्रेटिक और एग्जीक्यूटिव यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर फॉल्स? क्या फीचर्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? ड्यूल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल है सब। सेंट्रल में अलग है, स्टेट में अलग है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है। इंडस्टेबिलिटी ऑफ यूनियन, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे यूनियन को डिस्टर्ब नहीं, मतलब कि तोड़ा नहीं जा सकता, स्टेट को तोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 2 और 3 को याद करिए। इंडस्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है कि इंडस्टेबिलिटी ऑफ, इंडस्टेबिलिटी नहीं, डिस्टेबिलिटी ऑफ स्टेट है, तो गलत हो गया, तो दो गलत हैं, बी और डी। बी एंड डी आर रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा सी। कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं पर, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। असर्शन और रीजन क्वेश्चन आ गया। द आइडिया ऑफ गवर्नेंस गेन्ड इन प्रोमिनेंस बाय connoting a plurality of rules in a place of state monopoly। एक मिनट, 37, क्या लिखा है? द आइडिया ऑफ गवर्नेंस गेन्ड इन प्रोमिनेंस, आइडिया ऑफ गवर्नेंस बाय कनोटिंग अ प्लूरिटी ऑफ रूल इन प्लेस ऑफ द स्टेट मोनोपोली, बिल्कुल सही है। आइडिया ऑफ गवर्नेंस ओ इट्स ओरिजिन टू द वर्ल्ड बैंक,
गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी एक, जिसके अंदर उन्होंने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करी थी, तो ये बिल्कुल सही है, और ये पहला स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इन ऑर्डर टू फॉर्म और द फॉर्म। तो सबसे पहले जो एक रिपोर्ट होती है वो पीएससी अपने पास लेता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर वो एस्टीमेट कमेटी के पास जाती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीचे, एस्टीमेट कमेटी के बाद जाती है, फिर पब्लिक अंडरटेकिंग के पास जाती है, और फिर लास्ट में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। ये आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ये सबसे लास्ट में बनी है। पीएससी जो है कमेटी है, इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं, टोटल 22 में से। एस्टीमेट कमेटी में आपको मैं बता दूं कि इसके में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर होते हैं, राज्यसभा से मेंबर्स नहीं होते। तो आप ये देख सकते हो क्रोनोलॉजिकली, पीएससी पहले आएगी, पहले फिर है एस्टीमेट कमेटी आएगी, फिर पब्लिक अंडरटेकिंग आएगी, फिर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज आएंगी। 1990 फॉर्म 1 में आई गेस फॉर्म हुई थी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है ये, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म एंड एडवोकेट पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल। तो इन्होंने इस बार ग्रैमसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल की बात सिर्फ और सिर्फ ग्रैमसी साहब करते हैं, तो ग्रैमसी ही है इसका आंसर। ठीक है। फिर उसके बाद है 40 क्वेश्चन की, न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी टू एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, न्यू नॉर्दर्न कंसेप्ट ऑफ पावर पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया में? तो इसका आंसर है, मुझे भी नहीं पता था, जो ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है एपी राणा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। एपी राणा ने कॉन्सेप्ट दिया है इसका, न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नॉन अलाइंड मूवमेंट इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया। तो यहाँ पे नैम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नैम पोस्ट कोल्ड वॉर में जब दो ब्लॉक्स बन गए थे, तो इंडिया डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक, सो दे फॉर्म अ नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका मेन एम था कि टू फाइट अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड अपर्टाइड, एंड इट एक्ट एज अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया। तो सबसे पहले इसकी 1961 में फॉर्म होता है, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होती है, 25 लोग आगे इसमें बैठते हैं, 25 पूछा जाता है कि 25 मेंबर्स इसमें आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एड बैलम। जस्ट एड बैलम का मतलब होता है कि सही तरीके से वॉर कैसे की जाए। जस्ट कॉज आता है इसमें, लेस्टिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए लड़ने वाली, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक होने, ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता है ये। जस्ट एड बैलम का जो है राइट रिकोर्स टू वॉर, ये कभी भी ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता। आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी की बात इसमें नहीं करेंगे, आप लेस्टिमेसी की बात करेंगे, जस्ट कॉज की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द नेचर एंड प्लानिंग ऑफ इंडियन कंटेम्परेरी टाइम्स। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को कहते हैं, वो इंडिया ने पहले अपनाई। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिव प्लानिंग का, वो फ्रेंच से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रेंच से आपने पर्सपेक्टिव प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस से क्या रिलेटेड है? कंपोजिटिव डेमोक्रेसी, बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी, सॉरी कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी यार, इंडिया में ही अगर आप देखें या फिर अगर दो स्टेट आपस में लड़ रही हैं गुड गवर्नेंस के लिए, उसे कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वहां पे एक से ज्यादा लोग अपना मत दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन या चेंज ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेमोक्रेटिक नोशन ऑफ गवर्नेंस में डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं लिया जाता, और ना ही चेंज ओरिएंटेड डेमोक्रेसी को लिया जाता है। तो आंसर इज ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी। देखो, दो थिंकर हैं जो पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, मेनली एरिस्टोटल। एरिस्टोटल स्लेवरी में बिलीव करता था, वो इक्वालिटी में कभी बिलीव नहीं करता। दूसरा हीगल। हीगल ने हीगल नहीं करा कभी भी। एरिस्टोटल और हीगल, जहां आपको एरिस्टोटल टीचर से पहले पिक कर लें, एरिस्टोटल अगर आपको पता होता है तो आप हीगल को, आपको कुछ नहीं भी पता होता तो भी आप कर सकते हैं। हीगल भी इनइक्वालिटी की बात करता है। तीसरा एक और है, मेरे ख्याल से मैकेवली। मैकेवली ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनइक्वालिटी। अगर तीन थिंकर्स हैं जो इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एरिस्टोटल, हीगल एंड मैकेवली। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपको डेट पता हो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो इसकी, मैंने किस तरीके से याद किया था कि इसमें इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जो इकोनॉमिक्स वाली किताबें हैं, ये यंग मार्क्स ने नहीं लिखी, ये ओल्ड मार्क्स ने लिखी हैं। इकोनॉमिक्स की बात मार्क्स ने बहुत बाद में करी है, तो ये लास्ट में आनी चाहिए। ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सबसे पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद दास कैपिटल। आप ये याद कर लें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहले आती है, फिर दास कैपिटल आती है, फिर आता है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, और चौथा आता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक्स वाला सबसे लास्ट में, अगर आपको पता कोई डी लास्ट में है तो आप एक को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। फिर गोथा प्रोग्राम इनसे पहले नहीं आएगा, तो आप सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पर लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि कैपिटल, द कैपिटल
और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक के बाद आई हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एज अ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इज नॉट, कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहाँ पे नहीं होती, ये आपको बताना है। जर्मनी में कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, जर्मनी में नहीं होता कंसोसिएशनलिज्म का। फिर 47 क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। देखो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी कुछ नहीं करती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब कि आपके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। यूज ऑफ अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ देयर इनहेरेंट स्टेटस ऑफ पर्सन। हेरार्किकल है, जिस बंदे के पास है वही यूज करेगा और वो फोर्स के साथ यूज करेगा, जो मैक्स वेबर ने बोला था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ इंडिविजुअल एनार्किस्ट, एनार्किज्म। एनार्किज्म का इंडिविजुअल एनार्किज्म क्या फीचर नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल है। अल्ट्रा लिबरलिज्म बिल्कुल है। सिविल डिसोबीडियंस एनार्किस्ट का तो ये तो मेन फीचर है, सिविल डिसोबीडियंस को खिलाफ बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिसिज्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यही इनके सारे फीचर्स हैं। और अगर एनार्किज्म आपके दिमाग में आता है तो हमारे गांधी साहब याद आते हैं आपको। फिर क्रिप्टोकिन का नाम मुझे याद आता है एनार्किज्म के नाम पे। एनवायरमेंटल मूवमेंट है और आपको स्टेट के साथ मिलाने हैं। देखो भाई, आपको कुछ नहीं पता, चिलिका पता है, और चिलिका के अगर आपको पता है कि चिलिका कहाँ पे है, चिलिका है भाई हमारे यहाँ पे उड़ीसा में एक लेक है जिसको बोलते हैं चिलिका लेक, सॉल्ट वाटर लेक है। फिर उसके बाद आपको पता है नर्मदा बचाओ कहाँ पे है। नर्मदा बचाओ चिपकू अपिकू, अपिकू केरला में है, केरला और कर्नाटका, अपिकू कर्नाटका है। नर्मदा बचाओ अपना नर्मदा बचाओ अपना मध्य प्रदेश का, नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश का। आपको नहीं भी पता, आपको ज्योग्राफी पता हो तो आप उसको कर सकते हैं। एनबीए बहुत फेमस है, नर्मदा बचाओ हमारा मध्य प्रदेश का। फिर उसके बाद चिपकू मूवमेंट है उत्तराखंड का, जहाँ पे वुमेन्स हो गई थी, बहुत फेमस है। देन उसका अपिकू कर्नाटका का, और चिलिका मूवमेंट उड़ीसा का है। ये आपको पता होने भी चाहिए। फिर है अगन्य सूत्र। अगन्य सूत्र किससे रिलेटेड है? अगन्य सूत्र बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। अगन्य सूत्र, अगन्य सूत्र इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट फिलोसफी। फिर उसके बाद आपको ये बुक्स मैच करनी है, जहां बुक्स वाले मैच करने आता है आपको, वहां एक से आप 8 क्वेश्चन बना सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड मार्केट किसकी किताब है? चार्ल्स लिंडबॉम की किताब है पॉलिटिक्स एंड मार्केट। द पावर एलीट किसके बात है? सी राइट मिल, ये एलिटिस्ट हैं पावर एलीट, सी राइट मिल अमेरिकन फिलोसफर हैं। और प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट हाल की बहुत फेमस बुक है। लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी, मैन्स्क्योर ऑल्सन। अगर आपको इसमें दो भी पता होते कि पावर एलीट सी राइट मिल्स ने लिखी है और प्रीफेस टू डेमोक्रेसी थ्योरी रॉबर्ट डाल, आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद है स्टेटमेंट दी हुई है 52 में, सोशल डेमोक्रेसी कंबाइंस। जो सोशल डेमोक्रेसी है वो कंबाइन करती है, सोशल डेमोक्रेसी में एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म टू रिकॉन्साइल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सोशल डेमोक्रेसी में जो है लिबरलिज्म भी एक हद तक होगा जैसे हम फॉलो करते हैं, और एक तरह सोशलिज्म भी होगा जो सही तरीके से दोनों मिक्सचर में चलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है। सेकंड, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लगा लीजिए, बिकॉज सोशल डेमोक्रेटिक रिजम यूज द सिस्टम ऑफ न्यू कॉर्पोरेटिस्ट वेर एंड पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व द स्टेट लेबर एंड बिजनेसमैन। बिल्कुल सही है। जो सोशल डेमोक्रेटिक का सिस्टम वो न्यू कॉर्पोरेटिस्ट को यूज करता है, जिसके अंदर स्टेट भी है, लेबर भी है, बिजनेसमैन भी है। मिक्स मॉडल बोला जाता है इसे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर भी सही है। मैच करनी है आपको। एज ऑफ कंसेंट, पर्सियन, स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स, नो लोगो। तो एज ऑफ कंसेंट मुझे पता था कि जॉर्ज मॉनबेट की कॉन्सेप्ट है। पर्सियन जो कॉन्सेप्ट है वो मिशेल एल्बर्ट का है। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रस ऑफ मार्क्स आपको डेरिडा की है, ये आप याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है और फेमस भी है। डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, डिकोडिंग और डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। नो लोगो जो किताब या कॉन्सेप्ट है वो नॉमी क्लैन से रिलेटेड है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। नहीं भाई, डेमोक्रेसी की वजह, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो गया है, बाहर की चीज़ों आप सोशल सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। पहला गलत है तो आंसर एक ही बचता है, पहला सही दूसरा सही। पहला गलत दूसरा सही। ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली इंपैक्टेड द इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल। ग्लोबलाइजेशन के बहुत इफेक्ट हुए हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद आप, अब आप अपने अराउंड मॉल्स वगैरह देखते हैं, बाहर के ब्रांड्स वगैरह देखते हैं, तो एक तरीके से फायदा भी है कि कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स मिल रहे हैं कॉम्पिटेटिव रेट पे। बट वेर एज यूर इन अ डेवलपिंग कंट्री सच एज लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, द
डोमेस्टिक मार्केट हैज बीन कंज्यूम बाय द इंटरनेशनल पावर्स, जो कि गलत है। इंडिया के भी जो मार्केट है वो फॉरेन पावर्स ले लेते हैं। फिर है अ कंट्री फॉरेन पॉलिसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है यार, आज हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी हम किसी से भी नहीं रखते क्योंकि हमने नेम को फॉलो किया था पहले। बिकॉज द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल, हमारा जो नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट, उसके अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप किया कि हमारे हम भाई सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, हम इंटरनेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, हम कॉलोनिज्म के खिलाफ हैं, हम एम्परथाइड के खिलाफ हैं, जो आज हम यूज करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आईएमएफ। तो आईएमएफ ब्रेटन वुड ट्विन का एक चाइल्ड है जो 1944 में बना है। इसका मेन काम है कि भाई अगर कहीं पे बाहर देश में मॉनेटरी इनबैलेंस हो जाता है तो वो सही करता है। तो इसका पहले जब ये बना था तो ये यूरोपियन यूरोपियन जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन खासकर जो कंट्रीज थी जिनकी हालत खराब थी उनको रिकवर करने के लिए बनाया गया था। तो आईएमएफ, तो पहला स्टेटमेंट है आईएमएफ इज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रेटन वुड, गलत है। ये फेमस है कि 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसको आईबीआरडी बोलते थे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, को बनाया गया। इट्स फंक्शन इज टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। बिल्कुल, इसका एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इसको मेंटेन करनी है। क्रिटिक्स सीज आईएमएफ एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ न्यू लिबरल। अब आईएमएफ को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड का चेला है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से चलता है और डेवलपिंग और साउथ साउथ वर्ल्ड के हिसाब से नहीं चलता। तो सही है ये। आईएमएफ इज नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन। आईएमएफ इज नॉट, इट इज स्पेशलाइज एजेंसी। तो ये हो गया गलत। तो आंसर आ गया आपके पास बी एंड सी आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल। ऑफ प्रिज्मेटिक मॉडल आपको बता, एक आप चीज बता दी इसने, प्रिज्मेटिक मॉडल किसने दिया है भाई? प्रिज्मेटिक मॉडल दिया है एफ डब्ल्यू रिग्स ने दिया है। तो इसके अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी फॉर्मलिज्म की, हेट्रोजेनिटी की और ओवरलैपिंग की। फिर ये बोला गया कि दो स्टेटमेंट है, बताओ। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेसिस्टेंस फॉर द स्वदेशी boycott and national education are the passive resistance were the means of protest and used by the बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही है भाई, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी की बात करी थी, उन्होंने नेशनल एजुकेशन को लाओ ये कहा था और पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू काम करो। बिकॉज बाइकॉट वाज एक्सेप्टेड टू बी एन इफेक्टिव वेपन बाय तिलक। यस, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन कि भाई क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको पूरा वीडियो का दूसरा चीज़ बनाऊंगा। आई होपफुली आपको ये 50-60 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बने होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो।